आज से हम लोग रूल बेस्ड ग्रामर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश का बेसिक्स वाला पार्ट देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने 12 जो टेंसेस हैं उनको समझा, उनके स्ट्रक्चर्स को देखा और उनसे एसोसिएटेड जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं वो समझा था। अब जो हम लोग देखेंगे ये अपना कह सकते हैं कि कोर कंपटीशन वाला काम रहेगा। हमें रूल्स देखना है, उसके एग्जाम्पल्स देखना है और फिर उसकी बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब जो अपने जो सॉल्यूशन वाले वीडियोस चलेंगे, जो अभी सीजीएल का पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें तो सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जो टॉपिक वाइज अपने जो प्रैक्टिस रहेगी उसको करेंगे अपन लोग बाद में, जब इसकी पूरी थ्योरी वगैरह रूल्स सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिए होंगे। तो अब ये अपना देखो बिल्कुल कोर है ना, यहाँ पे अपने को रूल्स सारे पता होने चाहिए, याद आने चाहिए और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपने को कहते हैं ना, जैसे अपना मैच करने के काम आता है। जैसे कलर का अपन मैच करते हैं जब पेंट वगैरह कुछ खरीदने जाते हैं तो अपने को कलर शेड वो देते हैं। तो उसी तरह से ये जो सेंटेंस रहेंगे ना, ये उस कलर शेड की तरह काम करेंगे। अगर ये एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े याद रह जा रहे हैं, उसका पैटर्न याद रह जा रहा है, स्ट्रक्चर याद रह जा रहा है, तो फिर एग्जाम में जो भी आपसे सेंटेंस पूछा होगा उसको आप आराम से कंपेयर करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो वहां पे क्या होता है, प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो वो अपने को चाहिए। एनीवेज, स्टार्ट करेंगे हम लोग आर्टिकल से। उसके बाद सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको कवर करेंगे। बाद में एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, वो सारी चीजें करेंगे। आर्टिकल्स की अगर बात करें, आर्टिकल्स आर शॉर्ट वर्ड्स ना। ए एंड द तीन आर्टिकल्स होते हैं। इन्हें लगाते कहाँ पर हैं? इन्हें हम नाउन के पहले लगाते हैं। अब ये इनका काम क्या आता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ए लगाना है, एन लगाना है, द लगाना है? तो दो चीजें होती है। एक तो अगर कोई जनरल चीज की बात हो रही है और दूसरी अगर कुछ एक स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। तो अगर जनरल चीज की बात हो रही है तो उसको फिर हम कहते हैं इनडेफिनेट, और अगर बहुत स्पेसिफिक चीजों की बात हो रही है तो उसको फिर हम कहते हैं डेफिनेट। तो ए और एन ये दोनों जो हैं ये कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और द जो है वो कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। अब बात हुई यहाँ पे कि अगर जनरल चीज हमें शो करनी है तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या चीजें या पर्सन यूज कर शो करना है तो फिर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अभी जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ये ए और एन है, इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग इन जनरल। अब बात ये आती है कि यार दो ऑप्शन हो गए हमारे पास, तो ए भी है और एन भी है, तो कहाँ पे किसको लगाएंगे? तो ये सारा का सारा अपना डिसाइड होगा किसके हिसाब से? प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, कि जिसके बाद मतलब आर्टिकल के बाद जो वर्ड आ रहा है उसका जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल जो साउंड होता है वो कैसा है। अगर वो इनिशियल साउंड वॉवेल का है तब फिर हम उसमें लगाएंगे एन को। अगर वो वॉवेल का नहीं है तो फिर हम लगा देंगे ए को। इस वाले एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। आई वर्क इन अ लाइब्रेरी। अब पहले अगर पहले मीनिंग को समझे तो आई वर्क इन अ लाइब्रेरी, तो यहाँ पे अ लाइब्रेरी जो है एक कोई एक जनरल से एक ग्रुप हो गया कि लाइब्रेरियां हैं, तो उसमें से किसी एक लाइब्रेरी में मैं काम करता हूँ। तो ये एक जनरल चीज हो गई, एक स्पेसिफिक चीज नहीं है। मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं किस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में काम करता हूँ, है ना, इसलिए लाइब्रेरी एक अपने आप में एक जनरल सा यहाँ पे जगह हो गई। अब इसके आगे हमने लगाया आर्टिकल अ। अ किस हिसाब से आएगा? अगर आप लाइब्रेरी को प्रोनाउंस करेंगे तो लाइब्रेरी, ल वाले साउंड से आप शुरू कर रहे हैं, और ये वाला साउंड तो कॉन्सोनेंट का है, वॉवेल का तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ए को। वहीं पे अगर हम देखें, आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं किसी एक ऑफिस में काम करता हूँ। अब यहाँ पे हमने लगाया है एन। इसके बाद आने वाला जो शब्द है वो क्या है? ऑफिस। ऑफिस का जो इनिशियल साउंड है वो है ओ। ऑफिस, ओ। ओ हमारा आता है कहाँ पे? वॉवेल वाले साउंड के हिसाब से, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है एन। अब यहाँ पे एक चीज में गलती मत करना कि केवल आप यहाँ का इसका फर्स्ट लेटर देख लो, कह रहे यहाँ पे तो एल कॉन्सोनेंट था तो ए लगा दिया, ओ आपका वॉवेल है तो आपने एन लगा दिया। ऐसा जरूरी नहीं है। ये ए या एन लगेगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है साउंड के हिसाब से। साउंड भी कौन सा? इनिशियल साउंड। बोलते उच्चारण करते समय जो इनिशियल पहला वाला जो साउंड होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यूनिवर्सिटी। अगर मैं यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ तो वो स्टार्ट तो देखो यू से हो रहा है, है ना। अब यू तो अपने आप में वॉवेल में आता है, लेकिन इसको एक बार आप उच्चारण करके देखो। यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हो, यूनिवर्सिटी बोलते हो, मतलब यह वाला जो है वो साउंड आता है। इसलिए यूनिवर्सिटी के सामने हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, ऑनर।
ऑनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब ये एच हो रहा, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इसको उसका जब उच्चारण करते हैं तो कहते हैं ऑनर। ओ, ओ से हम लोग उच्चारण करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए जुड़ता है। और एग्जांपल आपको देता हूं, जो अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं ना, एमएलए होते हैं, तो एम एल ए, इसके आगे अ लगाएंगे या एन लगाएंगे? अब ये अगेन इसको प्रोनाउंस करके आप देखो, एम एल ए, तो ए से स्टार्ट हो रहा है इसका इनिशियल साउंड, तो यहां पे हम लगाएंगे एन एम एल ए, इस हिसाब से। तो सब कुछ जो है वो इस इनिशियल साउंड के हिसाब से तय होगा कि ए लगाना है या एन लगाना है। शुरुआत वाले लेटर से नहीं, लेटर को हम नहीं देखते ना, लेटर तो यहाँ पे देखो अपना कॉन्सोनेंट का है, लेकिन साउंड जो है एच यहाँ पे साइलेंट होता है, तो उसको ऑनर बोलते हैं। तो यहाँ पे साउंड जो है वो अपना ओ से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया। तो बस ये बेसिक सी चीज है, ये अपने को पता होना चाहिए कि लेटर के हिसाब से नहीं, उस लेटर का जो जो शब्द है उसका जो साउंड निकलता है इनिशियल, जो जहां से शुरुआत होती है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। ये बात हुई अपने इनडेफिनेट आर्टिकल की। अब अगर डेफिनेट आर्टिकल द की बात करें, तो अगर जनरल पर्पस की चीजें थी तो वहां पे इंडेफिनेट, और जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर्सन है तो वहां पे हम यूज करेंगे डेफिनेट। इट इज यूज टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, पर्सन और थिंग दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और है, अगर हम किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कई बार करा रहे होते हैं, तब फिर हम उसको एक उसके साथ हम यूज करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल, और जब हम वापस दोबारा उसी चीज के बारे में बात करेंगे तब हम उसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, तो वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए अब यूज करेंगे उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल। कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। वी वेंट ऑन अ टूर एंड द गाइड वॉज एक्सीलेंट। यहां पे देखो यूज किया है द गाइड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि वी वेंट ऑन अ टूर एंड अ गाइड वाज एक्सीलेंट, तो अ गाइड वाज एक्सीलेंट हो सकता है कि बहुत सारे गाइड थे, उसमें से एक की बात हो रही, लेकिन यहाँ पे उस टूर में एक गाइड था, इसलिए एक स्पेसिफिक व्यक्ति हो गया वहां पे, इसलिए द गाइड। और देखें, आर कॉलेज हैज प्लान फॉर अ पिकनिक, ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पिकनिक। द पिकनिक। अब इस पिकनिक के बारे में आप देखोगे पहले हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, तो इस पिकनिक को जब इंट्रोड्यूस कराया था तब ये एक जनरल सी चीज थी, इसलिए इसके आगे आर्टिकल लगा अ। वापस से इसी वाली पिकनिक की बात हुई, इसलिए यहाँ पे अब ये स्पेसिफिक हो गया इस वाली पिकनिक, तो आर्टिकल लगा यहाँ पे द। तो ये है इंडेफिनेट और डेफिनेट में अंतर। ये जो इंट्रोडक्शन वाला है, इस चीज को थोड़ा सा खास समझना कि जब भी पहली बार किसी चीज को हम ज्यादातर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल अ लगाएंगे, फिर वापस उसी चीज के बारे में अगर बार बार बात होगी तो फिर हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम उसको एक बार बता चुके हैं। अब कहने वाला और सुनने वाला दोनों उसके बारे में जानते हैं, तो अब वो चीज हो गई स्पेसिफिक। अब इसके रूल्स की बात कर लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये अपने को देखते चलना है। यही रूल्स एज इट इज उठा के फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस में लगा रहे होते हैं। तो अब सारी चीज़ें ज़्यादातर अपनी रूल बेस्ड चलेंगी, तो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनसे एसोसिएटेड जितने भी रूल्स रहेंगे वो सारे देखेंगे रूल के हिसाब से, और फिर उसके एग्जाम्पल्स, ताकि चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएं। पहले रूल की बात करें, आज पूरा डिस्कस करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल को, अगले में अपने डिस्कस करेंगे डेफिनेट को, और एक और टॉपिक इसमें रहता है जहां पे आर्टिकल्स को कहाँ पे नहीं लगाना होता है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, उसको हम लोग सेपरेटली डील करेंगे। तो when a singular countable noun is used for the first time, आर्टिकल ए और एन इज यूज बिफोर इट, जैसे ऊपर पिकनिक वाला एग्जांपल था ना, तो उसको हमने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था। दूसरी बात, एक चीज और, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो नाउन तो अपने को पता है, डिस्कस कर चुके हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर बताते हैं हमें। अब ये काउंटेबल क्या होता है? तो काउंटेबल ऐसा है जिसे हम गिन सकते हो, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसा जिसे हम नहीं गिन सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में देखें, बुक, तो किताबें हम गिन सकते हैं, बॉयज कितने बच्चे लड़के हैं वो गिन सकते हैं, ईगल उसे हम गिन सकते हैं, स्टार्स, स्टार्स को कई बार हमसे गलती हो जाती है कि हमें लगता है कि वो अनकाउंटेबल है, पर इंग्लिश ग्रामर में स्टार्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, ये एक चीज़ देखना। और अनकाउंटेबल में देखें तो शुगर, शुगर अनकाउंटेबल होता है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको आप काइंड ऑफ एक छोटा सा होमवर्क ले लो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आप अपनी किताब में देख के उनको समझो। काउंटेबल नाउन की यहाँ पे अपनी ये बात हुई। तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, उसे हम पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे, तो हम उसके साथ ए और एन, ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ बुक, अ बुक, फिर ही इज अ बॉय, देयर इज एन ईगल। ठीक है, अब इसके साउंड चेक कर लेते हैं। बुक, तो ये वॉवेल से शुरू नहीं होता है इसलिए ए, फिर बॉय, यहां पर भी वॉवेल का साउंड नहीं है, फिर
ईगल, ई, तो यहाँ पे वॉवेल का साउंड है इसलिए यहाँ पे एन। सेकेंड रूल, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास, उसके साथ भी फिर हम लोग ए और एन का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो वो जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर वो पूरी पूरी क्लास है ना उसके, जैसे इसको एग्जांपल से समझो, अ काउ हैज हॉर्न्स, कि जो गाय होती है उसकी सींग होती है, तो किसी केवल एक गाय की थोड़ी सींग है, जितनी गायें सबकी सींग होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो ये अ काउ है, ये जो काउ है यहाँ पे, ये एक सिंगल किसी गाय को रिफर नहीं कर रही है, ये पूरी गायों का जो पूरा समूह है, उनकी जो पूरी क्लास है, उसको ये डिनोट कर रही है। तो जब भी इस तरह का सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे यहाँ पे काउ आया, और सेंटेंस क्या बता रहा है कि जितनी भी गाय होती हैं सबके जो है सींग होती है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ लगेगा आर्टिकल अ या एन। अब यहाँ पे काउ, तो यहाँ पे वॉवेल का साउंड नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे अ को लगाया। फिर एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई, एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई, तो ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही ईगल जो है वो सबसे ऊंचा उड़ती है, जितनी भी चील होती हैं सब ऊंचे उड़ती हैं। इसलिए यहाँ पे जो ये ईगल है, यहाँ पे इस सेंटेंस में डिनोट कर रहा है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है लेकिन पूरी पूरी क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ भी इसलिए हम लोग लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ईगल वॉवेल का साउंड है, इसलिए यहाँ पे हमने लगाया एन। उसी तरह से अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो एक डॉग की बात नहीं हो रही, पूरी जितने भी डॉग्स हैं उनकी जो पूरा समूह है उसकी बात हो रही है, इसलिए अ डॉग। थर्ड रूल, आर्टिकल ए और एन जो है इज यूज बिफोर अ नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझो तो नाउन के बारे में और जो तमाम सारे वर्ड्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसकी खूबी बता रहे होते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे होते हैं, वो हो जाता है अपना कॉम्प्लीमेंट, किसका, नाउन का। ए और एन जो है उस कॉम्प्लीमेंट के हम लोग पहले लगा देंगे। जैसे ही इज़ अ लॉयर, तो ये तो सिंपल सा हो गया अपना कि लॉयर यहाँ पर, और यहाँ पे अ। अब ये क्या है, देखो ही, इसके बारे में बात हो रही है कि वो क्या है, वो लॉयर है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल लगाया इसके पहले, लॉयर, लॉयर के पहले। फिर ही बिकेम अ ग्रेट स्पोर्ट्स, ही बिकेम अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन या ग्रेट स्पोर्ट्समैन, तो आर्टिकल हम लगाएंगे इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में ना। ये सब कुछ किसके बारे में बता रहे हैं, ही के बारे में बता रहे हैं कि ही क्या है, लॉयर है। यहाँ पे ही क्या है, एक बड़ा अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन है। फिर शी इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, कि इस फील्ड की वो एक्सपर्ट है, तो ये इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी अपने को दी जा रही है, तो यहाँ पे एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। उसके जस्ट पहले वाला वर्ड देखना है, जैसे यहाँ पे लॉयर है तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है इसलिए ए लगाएंगे, ग्रेट कॉन्सोनेंट का साउंड है इसलिए ए लगा रहे हैं, एक्सपर्ट ए, तो यहाँ पे वॉवल का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन लगा रहे हैं। तो ये बात हुई नाउन कॉम्प्लीमेंट की। फिर रूल नंबर 4 देखें तो अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब आ रहे हैं नाउन के पहले, तो आर्टिकल जो भी हमारा यहाँ पे इंडेफिनेट वाला रहेगा वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हम लोग लगा देंगे। और ए होगा या एन होगा तो उसका जो फॉर्म है वो डिटरमाइन करेगा जो भी नियरेस्ट वर्ड होगा, उसके जस्ट बाद वाला जो वर्ड होगा। जैसे एग्जाम्पल को देखें, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सिंपल सेंटेंस होता है शी इज़ अ गर्ल। अब उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई तो उन्होंने यहाँ पे ब्यूटीफुल जोड़ा कि कैसी लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पे जो हम लोग आर्टिकल लगाएंगे वो ये ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, इस गर्ल के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आर्टिकल इसके पहले लगेगा अ, और इसका जो ए होगा या एन होगा वो डिसाइड करेगा इसके जस्ट बाद जो वर्ड आ रहा हो। तो ब्यूटीफुल कॉन्सोनेंट का साउंड है इसलिए ए लगाएंगे। फिर ही इज एन ऑनेस्ट मैन, देखो ऑनेस्ट, तो यहाँ पे कैसा आदमी है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ऑनेस्ट मैन, तो एन लगाएंगे, क्यों, ऑनेस्ट, ओ का साउंड आता है, वॉवल का साउंड है। फिर ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तो वेरी ऑनेस्ट मैन, और उसके बारे में एक्स्ट्रा उसमें शब्द जोड़ते चले गए, है ना, एडवर्ब एडजेक्टिव तमाम सारे हम लोग जोड़ के बहुत सारी चीज़ें उसको बना सकते हैं, और उसके बारे में खासियत और इन डेप्थ में और बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताई जा सकती हैं। तो थोड़ा से कॉम्प्लेक्स जैसे हो जाते हैं सेंटेंसेस, या फिर अनकंफर्टेबल जैसे कई बार लग सकते हैं। एनीवेज, तो ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, अगर ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन लिख देते तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे इतना हिस्सा था, लेकिन वेरी ऑनेस्ट मैन करके उस पर एम्फेसिस दिया जा रहा है कि बहुत ही एकदम ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पे अ लगेगा। ये जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब और एडजेक्टिव लगे उनके पहले, सबसे पहले, और ये अ का जो साउंड है, अ लगेगा या एन लगेगा उसके बाद वाला वर्ड, तो वेरी कॉन्सोनेंट का साउंड है इसलिए यहाँ पे लगेगा अ। ये बात हुई रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल नंबर 5 की जब बात करें, तो व्हेन मोर देन वन नाउन और एडजेक्टिव, जब एक से ज्यादा नाउन और एडजेक्टिव हैं, पॉइंट टू अ पर्सन और थिंग ओनली, कहने का मतलब कि
बहुत सारी वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो केवल एक ही व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो उस केस में जो आर्टिकल हमारा ए या एन लगेगा, आज सारा इंडेफिनेट देख रहे हैं तो सब में यही लगाना है अपने को, इज यूज बिफोर द फर्स्ट वर्ड ओनली एंड इट्स फॉर्म इज डिटरमिन्ड बाय द सेम फर्स्ट वर्ड। अभी एग्जाम्पल्स इसको नीचे देखेंगे तब समझ में आएगा। फिर यहाँ पे बट इफ दे पॉइंट टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, मतलब अलग अलग चीजों को के बारे में वो बता रहे हैं, तो ए और एन आर्टिकल जो है वो हर एक के आगे हमको लगाना पड़ेगा, कि वो अलग अलग चीजें हो गई। जैसे इसको यहाँ पे एग्जाम्पल से देखो, ही गेव मी अ रेड एंड ब्लू पेंसिल। तो अ रेड एंड ब्लू पेंसिल मतलब जो पेंसिल है उसका जो रंग है वो लाल और नीला है ना, उसके मिक्सचर में उसका इस तरह से पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे अ लगा है, मतलब कितनी पेंसिल है, एक ही पेंसिल है। यहाँ पे एक ही पेंसिल की बात हो रही है। ही गेव मी अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, इसलिए रेड के पहले केवल हम यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे, ब्लू के पहले हमने आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाया है। अगर ब्लू के पहले भी आर्टिकल लगा दें कि ही गेव मी अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल, तो आप देखोगे यहाँ पे दो पेंसिलें हो गई, एक लाल रंग की है, एक नीले रंग की है। तो अ रेड और फिर अ ब्लू। तो अब हमको कोई अपनी तरफ से तो जोड़ना नहीं है, हमारे पास तो सेंटेंसेस लिखे हुए आएंगे। अगर उसके आगे अगर अगर सेंस ये आ रहा हो कि एक ही चीज के बारे में बात हो रही है कि पेंसिल कैसी है, वो लाल और नीले रंग की है, तो हम आर्टिकल केवल पहले वाले के आगे लगा देंगे। अगर अलग अलग पेंसिल की बात हो रही है, अलग अलग चीजों की बात हो रही है कि पेंसिल है, एक ब्लू है और एक लाल है, तो यहाँ पे हर एक को हम अलग अलग आर्टिकल फिर देंगे। फिर हेयर इज एन अगली एंड फूलिश मैन, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि उसको फूलिश भी बोला जा रहा है, उसको अगली भी बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल इसके पहले लगा देंगे एन। अगेन ये सब साउंड के हिसाब से डिसाइड होता है, ए के बाद कौन सा रेड आ रहा है, ए के बाद रेड, ए के बाद अगली अ, वॉवेल का साउंड है इसलिए यहाँ पे एन लग रहा है। फिर हेयर इज एन अगली एंड अ फूलिश मैन, तो अब यहाँ पे दो लोग हो गए, एक फूलिश मैन हो गया, एक अगली मैन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें अपने को देखना। अगर अलग अलग चीजें रिफर हो रही हैं तो फिर हमें आर्टिकल भी सबको देना पड़ेगा, फिर एक आर्टिकल से अपना काम नहीं चलेगा। अगर एक आर्टिकल यहाँ पे लग रहा है इसका मतलब है फिर वो एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, व्हेन सच इज यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड आफ्टर सच। ये जो अपने सेंटेंसेस है थोड़ा सा अच्छे हो रहे हैं, मतलब इनमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान से देखना। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मैंने इतनी बढ़िया पिक्चर कभी नहीं देखी है। तो अगर यहाँ पे सच वगैरह आए तो जब भी हमारा ए और एन का आर्टिकल रहेगा उसके बाद हमें लगाना है, ना कि नॉट अ सच ब्यूटीफुल। इसे ऐसा नहीं बोलेंगे आई हैव नेवर सीन अ सच ब्यूटीफुल पिक्चर, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। अगर सच आ रहा है काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो फिर वहां पे हम ए और एन का आर्टिकल जो है वो सच के बाद लगाएंगे। सच अ थिंग हैज नेवर हैपेंड बिफोर, ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई है, तो सच के बाद आर्टिकल लगा हुआ है। अब ये इसका साउंड जो है अगेन इसके बाद वाला ये तय करेगा ना, सच तय नहीं करेगा, ये इसके आर्टिकल के बाद जो नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो तय करता है। इट वॉज सच अ फाइन शो, सच अ फाइन शो। जब भी सच ये वर्ड आए काउंटेबल नाउन के साथ आए तो अपना जो आर्टिकल है वो सच के बाद लगेगा, ना कि उसके पहले, है ना। तो एक तो कॉमन एरर ये बन गया। फिर व्हेन सो, अभी सच की बात हुई, अब सो की बात हो रही। व्हेन सो कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव, आर्टिकल ए और एन जो रहेगा वो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में लग जाएगा। अभी क्या देखो एग्जाम में क्या होगा ना, ये सारे रूल आपको ध्यान में नहीं रहने वाले, ये तो 100% बात सही है। क्या याद आएगा, इस तरह के सेंटेंसेस, अगर ये सेंटेंसेस के साथ आपकी प्रैक्टिस बनने लग जाए, इस तरह के सेंटेंसेस आप पढ़ के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप इसकी करने लगे, तो होगा क्या कि आपके दिमाग में ना वो स्ट्रक्चर्स इम्प्रिंट हो जाएंगे। तो फिर अगर कुछ गलत लिखा हुआ आएगा ना तो आप गट फीलिंग से उसको पकड़ पाओगे कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, ये तो ऐसा बनता है। तो वहां से फिर आपका जो है वो एरर डिटेक्शन आसान हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है कि इस तरह के रूल सारे याद रहेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ कम रूल थोड़ी हैं। हर पार्ट ऑफ स्पीच में 25-25, 30-30, उससे भी ज़्यादा ज़्यादा रूल्स हैं। तो रूल्स अपने आप में याद नहीं रहेंगे, लेकिन इनसे जुड़े जो सेंटेंसेस हैं ये हमें अच्छे से याद रहेंगे, क्योंकि जब भी आप कहीं पर पढ़ेंगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको सेंटेंसेस हमेशा वहाँ पे लिखे हुए मिलते हैं, ना कि रूल लिखे हुए मिलते हैं। तो हम लोग इन जनरल सेंटेंसेस से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, और इसी प्लस पॉइंट को हम लोग एग्जाम में भी यूज़ करना चाहेंगे, ना कि ये रूल के चक्करों में फंस के, क्योंकि रूल बहुत सारे हैं। स्पेसिफिक रूल्स याद रख पाना नियर इम्पॉसिबल है, और तो उसके लिए हमको पीछे भागना भी नहीं है। जब उससे बेटर तरीका मौजूद है तो हम क्यों उसके पीछे अपना सर फोड़ें। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ पिक्चर,
ना। अब ये स्ट्रक्चर्स ऐसे हो रहे हैं जो कि कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन टंग में, कॉमन प्लेसेस पे आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगे। ये कहीं कहीं स्पेसिफिक जहाँ इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो अपना राइटर है, ऑथर है, लिखना चाहता है, वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ पिक्चर, इसको इस तरह से नहीं लिखना है कि आई हैव नॉट या नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन या फिर नॉट लगा दे अ सो ब्यूटीफुल। सो के पहले अपने को अ नहीं लगाना है, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो भी अपना अ लगेगा वो सो के बाद आएगा। बाद में भी कहाँ पे आएगा, ये अपना आगे एडजेक्टिव, ये आगे अपना नाउन, इसके बीच में लगा दिया। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ पिक्चर, इट वॉज सो फाइन अ शो, कि वो कितना बढ़िया जो है शो था। तो यहाँ पे सो आ गया। शो कैसा था, अच्छा था, फाइन था, तो इन दोनों के बीच में आर्टिकल लगा दिया। ही गेव अस सो प्लेजेंट अ सरप्राइज, कैसा सरप्राइज दिया था, बहुत प्लेजेंट सरप्राइज दिया, तो इन दोनों के बीच में आर्टिकल को लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। सच के साथ आर्टिकल कहाँ पे जाएगा, सो के साथ आर्टिकल कहाँ पे जाएगा, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। आर्टिकल ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऑल्सो। हमने आई थिंक जो सेकंड क्लास करी थी उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे थे, तो वहां पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखा था। आर्टिकल का प्रयोग वहां पे भी होता है। तमाम जगह जब हमने वहां पे सेंटेंस देखे थे तो वहां पर भी लिखे हुए थे। वॉट अ हॉट डे, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा। वॉट अ क्रूअल एक्ट, ए। फिर वॉट अ प्रिटी चाइल्ड, यहाँ पर भी आर्टिकल लगा। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी अपने आर्टिकल लगेंगे। अ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो प्रिटी, क्रूअल, हॉट, इनका जो इनिशियल साउंड है वो अपना कॉन्सोनेंट का है, वॉवेल का नहीं है। रूल नंबर 9, अगेन आर्टिकल ए और एन जो अपना इंडेफिनेट आर्टिकल है इज यूज बिफोर सम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के पहले इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे अ कपल, अ कपल ऑफ समथिंग, फिर अ डजन बनानाज, या फिर अ स्कोर, 100, 1000, अ मिलियन। इस तरह के जो भी हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को शो करते हैं उनके आगे हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल भी कौन सा, इंडेफिनेट आर्टिकल। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट मैनी, ये सारी चीजें। एग्जांपल्स देखें, अ लॉट ऑफ कपल वर देयर, अ लॉट, अ कपल ऑफ पीपल वर देयर, कपल ऑफ पीपल। फिर ही गेव मी 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। अ ग्रेट मैनी विजिटर्स हैड टर्न्ड अप, अ ग्रेट मैनी। तो ये सारे क्या है, अपने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अ कपल ऑफ, 1000 रुपीज, अ ग्रेट मैनी, ये सारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, तो इनके साथ भी हम लोग लगाते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल को। अगेन इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज विथ एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड और रेशो। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस रहेंगे वहां पे भी, तो ऊपर हम लोगों ने देखा था न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, यहाँ पे आ रहा है प्राइस से संबंधित हो, स्पीड से संबंधित हो, रेशो से संबंधित हो। जैसे द ट्रेन इज रनिंग एट 90 किलोमीटर्स एन आवर। फिर बनानाज आर अवेलेबल एट 10 रुपीज अ डजन। टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे। डॉक्टर बोलता है ना 3 दिन में 3 बार आपको लेनी, तो इंग्लिश में हो गया टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे। तो चाहे वो प्राइस हो, चाहे स्पीड हो, चाहे रेशो हो, इस तरह के जो भी अपने एक्सप्रेशंस होते हैं उनके सामने साथ में आपको इस तरह के आर्टिकल लगे हुए मिलेंगे। तो अब ये चूंकि हम लोग रूल देख रहे हैं इसलिए हम लोग इस पर एकदम बहुत ध्यान दे रहे हैं। अदरवाइज ऐसे सेंटेंसेस तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो आपके अंदर एक एक नॉमिनल गट फीलिंग है, उसको थोड़ा थोड़ा अपने को बस रिफाइन करना है रूल्स के हिसाब से, फाइन ट्यून करते हुए। रूल नंबर 11, if we know only the surname of a person and know nothing more, we use article ए और एन बिफोर द नेम। मतलब जैसे आप मान लीजिए कि कहीं रेस्टोरेंट में गए, है ना, और वहाँ पे जो कई बार वेटिंग लगी रहती है, तो अपना नाम लिखवा के फिर वेट करना पड़ता है। तो उसमें कई बार जो अपना वेटर या जो भी वहाँ के जो भी अपना मैनेजर है जो भी है, वो लिस्ट देख के देखते हैं कि मिस्टर अंकित हैज़ कम, क्योंकि वो हो सकता है वो मुझे ना जानता हो या किसी को ना जानता हो, जिसका भी नाम है उसे वो ना जानता हो। तो इसलिए वहां पे हम लोग फिर अ की यूज करेंगे। जरूरी नहीं केवल सरनेम ही, कई बार वहां पे नेम भी, पूरा नाम भी लिखा हुआ रहता है, ऐसा भी। जैसे लिस्ट में तो नाम लिखा रहेगा, तो वहां पे अ, फिर नेम, और फिर उसके आगे जो भी एक्स्ट्रा डिटेल लिखी होगी। तो अ मिस्टर गांधी केम इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है जो व्यक्ति बोल रहा है उसे नहीं पता कि जो भी मिस्टर गांधी थे वो कौन थे। फिर आई मेट अ मिसेस पीटर्स इन द ट्रेन, कि कोई मिसेस पीटर्स थी जिन्हें मैं मिला था। तो यहाँ पे इनके बारे में कहने या बोलने, कहने या सुनने, जो भी दोनों व्यक्ति हैं वो दोनों फेमिलियर नहीं है, इसलिए उनके सामने हम लोग यहाँ पे इस तरह का आर्टिकल लगा रहे होते हैं। तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये भी अच्छा है, इसको भी आप ध्यान रखना।
एक, क्योंकि जब नाउन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये रूल देखेंगे कि नेम्स के आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे तो आर्टिकल लग रहा है ना, मिस्टर गांधी के आगे लग रहा है, मिसेस पीटर्स के आगे लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? क्योंकि सेंटेंस का सेंस हमको देखना है। मिस्टर गांधी केम इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि जो बोल रहा है और जिससे वो बोल रहा है, दोनों को हो सकता है एक को पता हो एक को ना पता हो, मतलब इन दोनों को जो है उन व्यक्ति के बारे में नहीं पता है। खासकर बोलने वाले को उन व्यक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, उनसे फेमिलियर नहीं है वो, इसलिए यहाँ पे उनके नाम के आगे आर्टिकल लगता है। तो ये इसको कह सकते हैं हम लोग, एक्सेप्शन हो जाता है उस नाउन में आने वाले रूल्स का। नाउन में जब देखेंगे तो वो रूल भी आएगा बाद में, पर ये चीज़ें अपने को देखते चलना है अभी से। तो बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि नाम के आगे पर्टिकुलर केस में लिखा हुआ है, तो आपको ये इस तरह ये याद आना चाहिए कि हाँ, हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि इंडेफिनेट आर्टिकल इस यूज केस में लगता है। रूल नंबर 12, वी यूज अ फ्यू, अ लिटिल। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारी चीजें आगे डिटेल में आएंगी। अभी के लिए अगर देखें तो अ फ्यू जो है वो स्मॉल नंबर के लिए यूज में आएगा, और अ लिटिल जो है वो स्मॉल क्वांटिटी। नंबर के लिए फ्यू और क्वांटिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे लिटिल। एग्जाम्पल आप देखो, हेयर इज अ लिटिल मिल्क ना, मिल्क जो है उसको हम नंबर के काउंट तो नहीं कर सकते उसको, है ना, तो उसको हम क्वांटिटी में बताते हैं कि कितना दूध है, इसलिए यहाँ पे अ लिटिल मिल्क। फिर हेयर आर अ फ्यू पेंसिल्स, तो पेंसिल्स के बारे में हम लिखेंगे अ फ्यू, क्योंकि इनका नंबर हो सकता है 2 पेंसिल, 10 पेंसिल, 5 पेंसिल, 50 पेंसिल, कितनी, तो ये अपना स्मॉल नंबर की तरह यूज में आएगा। ही इज अ लिटिल टायर्ड, अ लिटिल टायर्ड। अब टायर्ड को हम नंबर के फॉर्मेट में तो नहीं दे सकते, कोई बहुत थक गया है, कम थक गया है ना, तो उसको हम लोग देख सकते हैं क्वांटिटी की टर्म्स में, इसलिए अ लिटिल यहाँ पे हम लोग इसके साथ यूज कर रहे हैं। तो मिल्क के साथ अ लिटिल, पेंसिल्स के साथ अ फ्यू। बेसिकली किसे आप काउंट कर सकते हो उसके साथ ज़्यादातर अ फ्यू आ जाएगा, जो नॉन काउंटेबल हो जाते हैं उनके साथ हम लोग अ लिटिल वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो जो भी क्वांटिटी काइंड ऑफ चीज़ें दर्शाए उसके साथ अ लिटिल, जो नंबर दर्शाए उसके साथ अ फ्यू। रूल नंबर 13, अगेन अपने जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं इन्हें हम लगाएंगे किसके पहले, कुछ टिपिकल एक्सप्रेशंस है ना, कॉमन बोल चाल के लिखने के तरीके होते हैं जिनके आगे कह सकते हैं कि ये फिक्स तरीके से लगे होते हैं। तो टू मेक अ नॉइस ना, टू मेक अ नॉइस का मतलब है आवाज करना, तो उसे इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं। टू टेक अ फैंसी टू, या फिर टू हैव अ हेडेक, या टू हैव अ पेन, टू टेक अ लाइकिंग टू, या फिर टू हैव अ कोल्ड, सर्दी हो जाना, टू हैव अ कोल्ड। इनके साथ आप देखोगे आर्टिकल्स यहाँ पे लगे हुए, तो ये टिपिकल एक्सप्रेशंस हैं जो कि इंग्लिश की भाषा में हम लोग इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो ये अपने को देखना है। अब ऐसे देखो तमाम हो सकते हैं, लेकिन ये जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि देखो इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। अब ऐसे एक्सप्रेशंस को हम याद करने बैठेंगे तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो बेस्ट क्या होगा देखो इसमें करने का, कि हम लोग सेंटेंसेस पढ़ें, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस पढ़ें, थोड़ा सा जब हम अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करेंगे ना, 15 मिनट का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको डेली रीडिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी होने लगेंगी ना। इंग्लिश तैयार करना है तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश से भागेंगे तो फिर इंग्लिश कभी अपनी पकड़ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। रीडिंग जो है आपकी एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो पढ़ लीजिए, मोबाइल से आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं वो पढ़ लीजिए, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लीजिए। सोर्स लेकिन अच्छा रखना, ऐसा ना हो कि कोई उटपटांग नॉवल वॉवल पढ़ने लग जाओ, है ना। तो अच्छी जगह से पढ़ना जहाँ पे इंग्लिश अच्छी लिखी होती है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, लिखने के जो तरीके होते हैं, ये फिर इनसे आप बहुत फेमिलियर हो जाओगे। भले ही इनके पीछे के रूल अपने को ना पता हो, भूल जाएं, पढ़ने के बाद भूल जाएं, वो बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट मैटर ये करेगा कि हम लोग सेंटेंसेस के फॉर्मेट में चीज़ों को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, और उसका मीनिंग ले पा रहे हैं। कई लोगों को कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि वो सेंटेंसेस को रीड करके उसका मीनिंग नहीं डिड्यूस कर पाते। वही होती है कॉम्प्रहेंशन की प्रॉब्लम। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि भाई साहब पढ़ो, पढ़ने से ही कॉम्प्रहेंशन डेवलप होगा, और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप सोचो एग्जाम के 1-2 महीने पहले आप पढ़ के और कुछ कर लोगे तो नहीं होने वाला। लंबा टाइम देना पड़ेगा आपको उसको, 4-6 महीने उस पर इन्वेस्ट करने पड़ेगा ना, इन्वेस्ट वाली चीज़ होती है। इसमें जितना आप टाइम इन्वेस्ट करो, जैसे वोकेबलरी है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ईडियम फ्रेजेस टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रहेंशन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं ना, ये जल्दी होती हैं क्योंकि फिक्स रूल फिक्स है। कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं तो वो देख लेंगे, और वो किस तरह के दिखते हैं, एग्जाम में किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन किस तरह के दिखते हैं, तो वो कोरिलेट हो जाती हैं चीज़ें। कॉम्प्रहेंशन कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, वो तो आपके सामने सेंटेंस लिखा है तो पढ़ के आपको खुद समझना पड़ेगा ना, आपका माइंड वहाँ पे काम करना चाहिए, कोई उसमें आपको हैंड होल्डिंग नहीं करा पाएगा उस चीज़ में। तो वो उन चीज़ों पे आप बैकग्राउंड में काम करते रहना, और इन रूल्स को
हर हफ्ते है ना 2 दिन आपके पास फ्री हैं तो उनको आप यूटिलाइज करो। नया पढ़ने के बजाय उन 2 दिनों में आप कोशिश करो पिछले 5 दिनों में जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो। रिवीजन का इंपॉर्टेंस मैं तमाम बार आपको बता चुका हूँ, तो वो अ, उसको लाइटली नहीं लेना है ना। कम पढ़ो भले ही, लेकिन जितना पढ़ो उसको पूरा रिवाइज होना चाहिए। तो ये आपका पूरा एक स्टडी प्लान एक इस तरह से बनाना है आपको, और शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओ। दूसरे से अपने लिए शेड्यूल मत पूछा करो। ये तो अजीब बात हो गई ना कि आप दूसरा आपको बताए कब क्या करना है, कब नहाओगे, कब उठोगे, कब खाओगे, कब पढ़ोगे। ये कैसी नॉनसेंस वाली बात है। तो ये सब बच्चे थोड़ी हो छोटे कि स्कूल जा रहे हो पता ही नहीं है कैसे क्या करना होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अपने स्तर पे मैनेज किया करो। सजेशन ले सकते हो, सजेशन ठीक है, पर बिल्कुल हैंड होल्डिंग वाले काम मत शुरू करना।